तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, नया किस्सा लेकर। कल हमने बात ख़त्म करनी थी सोनाली फोगाट की, लेकिन रातों रात और आज सुबह कुछ ऐसे खुलासे हुए कि आज का दिन एक और हमें उस बात को कंप्लीट करना पड़ेगा। खुलासा ये हुआ कि आपने देख लिया होगा, अभी तक कुछ चैनल दिखा रही हैं, सोशल मीडिया पे आया कि कैसे उसको मौत के एक दिन पहले, एक रात पहले, एक जगह पे उसको ज़बरदस्ती ड्रग पिलाई जाती है लिक्विड में मिला के, पानी में या कोल्ड ड्रिंक में। इस बात का खुलासा अभी नहीं हुआ है, होगा आने वाले दिनों में। बहुत कुछ सामने आने वाला है, ये बहुत बड़ा केस है। उसमें उसको ड्रग पिलाई गई और उसके बाद उसकी हालत खराब होती है। जो सीसीटीवी कैमरा से गोवा पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, चुपके चुपीते से काम करते उन्होंने वो जो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज थी वो निकाल ली और उसमें से उसको एक शख्स पकड़ के, जो एक किस्म की कह सकते हो लड़खड़ा के चल रही थी सोनाली, उसको पकड़ के उस गलियारे से, उस कमरे से लेके बाहर जाते हुए नज़र आ रहा है और आगे सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं। और आप अंदाज़ा लग सकते हो कि वो किस हालत से गुजर रही होगी सोनाली फोगाट, वो ड्रग पीने के बाद। मामला वहीं ख़त्म नहीं होता है, उसके बाद उसको होटल के रूम में ले जाया जाता है, जहाँ पे उसको बाथरूम में 4 घंटे तक बिठा के रखा जाता है। हो सकता है उसने कुछ उल्टियाँ वगैरह की होगी, वॉमिटिंग की होगी, तो उसको ताकि बाकी कमरे में वो गंदगी नहीं फैले, उसको बाथरूम में रख के साथ में उसका पिए सुधीर सांगवा और सुखविंदर उसके साथ बाथरूम में बैठे रहे जब तक वो मरने के किनारे नहीं पहुंच गई। वो हालत जब उसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था, वो हालत जब उसका इलाज करवाना चाहिए था, उसको नहीं ले जाया गया, क्योंकि उनकी मंशा उसको बचाने के नहीं, मारने की थी। तो आखिर सुबह 8 बजे के करीब सोनाली की ये इस किस्म की दुखदायक डेथ होती है और उसके पहले 12 घंटे तक उसका फ़ोन पीए और सुखविंदर अपने पास रखते हैं। जो कुछ फ़ोन आए उन्होंने अटेंड नहीं किया, ना सोनाली को किसी को फ़ोन करने दिया। और उस जद्दोजहद में जब वो अपने आप को छुड़ाना चाहती थी, अपने आप को बचाना चाहती थी, नशे की हालत में भी उसको मारा पीटा गया। और जो शायद कुछ ये सिद्ध करना चाहते थे कि वो बाथरूम में गिर गई, उसको वहाँ से चोटें लगी, इस किस्म की कहानी बनाने वाले थे, लेकिन वो कहानी बनी नहीं। अब 2-3 बातें और सामने आती हैं। अगर रात को होटल के परिसर में, वहाँ पे बहुत मुलाजिम घूमते रहते हैं और गेस्ट भी होते हैं, अब सीसीटीवी फुटेज में आया है तो और भी लोगों ने देखा होगा। बाहर के लोगों को आप छोड़ दीजिए, जो होटल का स्टाफ है, मैनेजर है, वेटर्स हैं, सुपरवाइज़र्स हैं, स्टूवर्ड्स हैं, सफाई मजदूर हैं, किसी ना किसी ने तो उसको देखा होगा। अगर देखा था तो उसने अपने सीनियर्स को बताया क्यों नहीं कि अपने गेस्ट की हालत ख़राब है, उनको फाउल प्ले का शक होना चाहिए, उनको उसकी तहकीकात करनी चाहिए थी कि इस किस्म की बात हो रही है तो क्यों हो रही है। अगर शक होता तो पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था, या खुद को बड़ा ऑफिसर होटल का, को बड़ा सिक्योरिटी का इंचार्ज, या को मैनेजर, या पब्लिक रिलेशन मैनेजर, किसी ना किसी को जाके उसकी हालत का पूछना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि होटल का कोई स्टाफ भी मिली भगत हो। कहा जाता है कि हरियाणा के एक बड़े असर रसूख मंत्री, जो पहले भी इस किस्म के विवादों में घिर चुके हैं, एक मर्डर केस में इन्वॉल्वमेंट रही है और बहुत से केस है, और उनका गोवा में बहुत बड़ा कारोबार चलता है जुए का और शराब का, इस किस्म के रिजॉर्ट भी है, हिस्सेदारी है। उनका नाम आज से 2 दिन पहले से
हरियाणा के गलियारों में गूंज रहा है और बहुत से ऐसे किंतु परंतु उठने लगे हैं कि इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश है। एक वो हलका जहाँ से वो इलेक्शन लड़ी थी, उसी हलके में दोबारा लड़ना चाहती थी, या किसी और हलके से, या कुछ ऐसे लोगों के भेद उसके पास थे जिनको वो उजागर करके अपनी पॉलिटिकल स्टैंडिंग और मजबूत कर सकती। देखिए, ये राजनीति है, कोई साफ सुथरी गेम तो नहीं है। बहुत कुछ उल्टा सीधा राजनीति में होता है। ब्लैकमेलिंग भी होती है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश भी होती है, अपना असर सुख बढ़ाने की कोशिश होती है, और इन सब को आने वाली इलेक्शन में जीतने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ इसी किस्म की हलचल हरियाणा की राजनीति में होने के आसार हैं। अभी से लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि ये एक पॉलिटिकल मर्डर है। उसका कारण है, एक ऑर्डिनरी पीए जो इतने दिनों से उसके साथ काम कर रहा था, उसके कुछ भी रिलेशन हो उसके साथ, लेकिन इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा कि अपने जिसका वो पीए है उस पर्सनालिटी को, जिसकी बहुत पहुंच है, जिसके पास बहुत असर रसूख है, उसका इतनी बेरहमी से अकेला मर्डर कर दे, इतनी दूर जाके हरियाणा से गोवा के एक छोटे से रिजॉर्ट में। उसको शायद मोहरा बनाया गया है, ऐसा हरियाणा के राजनीतिक हलके मान रहे हैं। वो शख्स खुद नहीं, किसी के इशारे पे काम कर रहा था। अगर उसको खुद ही मारना होता तो वो हरियाणा में मार सकता था। उसके पहले चंडीगढ़ में एक रात रहे, चंडीगढ़ में मार सकता था। इतने सालों से साथ में रह रहा है। जैसे कि सोनाली के भाई रिंकू ने इल्ज़ाम लगाए कि उसने कोई अश्लील वीडियो भी बना के रखी थी जिसके लिए उसको ब्लैकमेल कर रहा था। अगर वैसी बात होती तो कभी भी मार सकता था, अभी क्यों? इसका मतलब ये है कि इसके पीछे एक साजिश घड़ी गई, और वो साजिश बड़े लोगों ने घड़ी, किसी राजनीतिक अंदेशा से घड़ी। कुछ लोग नहीं चाहते थे कि वो अपनी राजनीति के इतने किसी बड़े पायदान पे पहुँचे। उसके पर कतरने की कोशिश की जा रही थी, और उसके लिए उनको एक बलि का बकरा चाहिए था। वो मिल गया उनको स्वधीर संगवा के रूप में। अब आपको पता है कि ऐसे केसेस में बहुत जल्दी तो फैसला होता नहीं, समय लगेगा। कोर्ट में केस जाएगा, चार्जशीट होगी, चार्जेस फ्रेम होंगे, सेशन में केस कमिट होगा, उसके बाद चलेगा। इन बिटवीन जैसे ही हरियाणा में ये राजनीतिक माहौल गरमाएगा, तो हो सकता है कि कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में, इसकी जांच सीबीआई को दे दी जाए। और सीबीआई तो आपको मालूम है डेटा लेटर बॉक्स कहा जाता है। पुराने ज़माने में हर पोस्ट ऑफिस के जो जीपीओ होता था, जनरल पोस्ट ऑफिस, वहाँ पे एक बड़ा सा बक्सा रखा जाता था जिसमें वो चिट्ठियाँ रखी जाती थी जिनको कोई रिसीव करने वाला नहीं होता था। जिस पते पे वो चिट्ठी आती थी, डाकिया लेके जाता था, एक बार, दो बार, तीन बार। जब को नहीं मिलता था उस ठिकाने पे, तो उस चिट्ठी को उस लेटर बॉक्स में फेंक दिया जाता था, जिसको कहते थे डेड लेटर बॉक्स, जिस चिट्ठी का कोई वाली वारिस नहीं होता था। तो इसी तरीके से वो चिट्ठियाँ कोई पढ़ता नहीं था, बस उस बॉक्स में पड़ी रहती थी। कभी कभार कोई साल 2 साल में ढूंढता ढूंढता आ जाए कि मेरी एक चिट्ठी आने वाली थी, मैंने घर बदल लिया था, तो उसको डब्बा खोल के सामने ढेरी लगा देते थे कि ढूंढ लो। तो सीबीआई का कुछ इस किस्म का हाल है। अंडर स्टाफ्ड ऑर्गेनाइजेशन, केसेस बहुत हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत है, ऑफिसर्स का मोराल बहुत डाउन है, बहुत सारी बड़ी परसेंटेज जो है वो रिटायर होने के बाद भी उनको दोबारा कंट्रैक्ट पे नौकरी पे रखा गया है, क्योंकि नए ऑफिसर मिल नहीं रहे। बाहर के ऑफिसर डेपुटेशन पे सीबीआई में जा नहीं रहे। तो वर्क प्रेशर बहुत है, केसेस बहुत ज़्यादा हैं,
एक्सपर्टीज़ की कमी है, लीगल ब्रेन की कमी है और केसों को बराबर देखा नहीं जा सकता। जल्दबाजी में टाइम की लिमिटेशंस को रखते हुए जिन केसेस को कोर्ट तक पहुंचाया जाता है तो उनको जो कन्विक्शन रेट है वो दिन ब दिन सीबीआई का गिरता जा रहा है। बहुत कम कन्विक्शन रेट है। ये हमने बहुत बड़ा एक हवा सीबीआई का बना के रखा है कि सीबीआई में बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन होती है। आप अच्छे ऑफिसर भी लगवा दो, कितने अच्छे ऑफिसर ढूंढ के लाओगे? पूरी सीबीआई में 10, 15, 20, 25, 50 पूरे हिंदुस्तान की ज्यूरिसडिक्शन है। हर राज्य में सीबीआई की ब्रांचेस हैं, लेकिन उनको कोऑर्डिनेट करना, उनके केसेस जब सीबीआई को जाते हैं, उनकी जो इन्वेस्टिगेशन होती है ले दे के वो फिर वापस उसी स्टेट की पुलिस से मिलवर्तन से होती है। उन्हीं पुलिस ऑफिसर का सहारा लिया जाता है, क्योंकि सीबीआई के पास अपना इतना बड़ा काडर नहीं है, इतनी बड़ी ग्राउंड लेवल पे उनकी फोर्स नहीं है, तो बहुत सी मजबूरियां हैं। सीबीआई को कोई इरादा बदनाम करने का नहीं है, लेकिन उनकी मजबूरियां इतनी हैं कि वो अपनी फुल कैपेसिटी से काम नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बीमारी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के, जो काम सीबीआई का नहीं है, इस किस्म के काम जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं वो सीबीआई के पल्ले में डाल दिए जाते हैं। तो बहुत से केस वहाँ पे जाके लटक जाते हैं, साल दर साल उनका कुछ पता नहीं चलता कहाँ गए नहीं गए। अंत में एक दिन सीबीआई उन केसेस को क्लोज कर देती है, जब लोग भूल भी जाते हैं कि इस किस्म का केस कभी सीबीआई के पास गया था। तो जो क्लोजर रिपोर्ट है सीबीआई की, वो किसी भी स्टेट पुलिस से बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली स्टेट में जब केस रजिस्टर होता है तो उसकी क्लोजर रिपोर्ट बहुत कम होती है, वो किसी ना किसी नतीजे तक पहुंचता है। लेकिन सीबीआई के बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जहाँ सीबीआई जज को बोलती है हाथ खड़े करके, इस केस में कुछ नहीं है, इसको बंद कर दिया जाए। तो खैर इस तरह से ये केस भी सीबीआई के पास जा सकता है, और वहाँ पे क्या होगा वो आपको ये सीबीआई की थोड़ी सी परिभाषा सुन के समझ में आ गया होगा। तो बहुत मुश्किल है सीबीआई से इस किस्म के सेंसिटिव केसेस में इंसाफ मिलना। और सीबीआई कोर्ट केस भी तब जाएगा जब गोवा की सरकार मान जाए या कोई कोर्ट आदेश दे, उसका परिवार नंदा का कोर्ट में जाए, कोर्ट ऑर्डर करे कि इस केस को सीबीआई टेक ओवर करे तो जाएगा। अपनी मर्जी से सीबीआई कोई भी केस अपने हाथ में नहीं ले सकती है, या तो सरकार की तरफ से फॉरवर्ड होना चाहिए या किसी बड़ी कोर्ट का ऑर्डर होना चाहिए। अब वो देखने की बात है। मुझे लगता है कि जब तक तो ये केस स्टेट लेवल पे मैनेज हो सकता होगा, तब तक कोशिश की जाएगी इसको वहाँ तक मैनेज करने की। लेकिन मुझे लगता नहीं कि गोवा की पुलिस मैनेज हो सकती है, क्योंकि अभी तक पिछले 2 दिन में जितना काम गोवा की पुलिस ने किया है वो श्लाघायोग है। उन्होंने कोई बिना शोर शराबा डाले सीसीटीवी फुटेज ले ली, उन लोगों की इंटरोगेशन भी कर ली, उन्होंने कबूलनामा भी कर लिया कि हाँ जी हमने मारा है, इसको हमने केमिकल पिलाया है, ड्रग इसको पिलाई है, केमिकल ड्रग ही होती है और क्या होता है। और उनका सब वो कबूलनामा लेके उनके ऊपर 302 का केस भी बना दिया है। उनको कोर्ट में ले जाके उनका रिमांड भी ले लिया गया, और बहुत सारे लोगों की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो गई हैं, होटल के स्टाफ की, जहाँ जहाँ और उनके रोसी पड़ोसी थे कोई उनकी। और आगे देखना ये होगा कि इस केस के पीछे जो कॉन्स्पिरेसी जिसकी लोग अभी सुइयाँ उठा रहे हैं, उस कॉन्स्पिरेसी एंगल तक गोवा पुलिस कब जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। अगर गोवा पुलिस उस एंगल को देखने जाएगी तो उसको हरियाणा में आना पड़ेगा। मैंने पहले भी एक दिन कहा था, ऐसे सिचुएशन में, ऐसे हालात में हरियाणा पुलिस गोवा पुलिस की कितनी हेल्प करती है वो देखने वाली बात होगी। तो जब तक तो लगेगा बड़े लोगों को कि गोवा में सब ठीक ठाक चल रहा है, तो वो चुप करके आराम से बैठेंगे।
जब खतरा लगने लगा कि गोवा पुलिस तो काफ़ी दूर जाने की सोच रही है, अचानक एक दिन आप सुनोगे कि कहीं से सरकार ने रिकमेंड कर दिया सीबीआई को कि हम ये केस सीबीआई के सुपुर्द करते हैं। तो ये एक देखने वाली बात होगी। बहुत से राजनीतिक लोगों के साथ इस केस की तार जुड़े होने का अंदेशा है। ऐसी खबरें हरियाणा से आ रही हैं। ऑपोजिशन पार्टीज आने वाले दिनों में इसको लेके बहुत बड़ा हंगामा करने वाली है, क्योंकि ऑपोजिशन वालों को इसी किस्म के मुद्दों की ज़रूरत होती है जहाँ पे वो सरकार को घेर सकें, और ये इससे बड़ा मुद्दा उनको नहीं मिल सकता है। आज जो सोनाली के गांव में जितने लोगों का इकट्ठ हुआ, अगर आपने देखा हो तो वो इस बात का सबूत है कि उसकी अपनी पर्सनैलिटी कैसी भी रही हो, लेकिन मरने के बाद हज़ारों लोगों ने उसको पहुंच के अपनी श्रद्धांजलि दी है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के बड़े बड़े वर्कर और नेतागण भी वहाँ पहुँचे। उनकी अपनी फैमिली भी बहुत बड़ी है। उनका जो गांव है, जिस गांव से सोनाली आती हैं, वो पॉलिटिकली बहुत वेल कनेक्टेड गांव हैं। आपने हरियाणा के एक पुराने चीफ मिनिस्टर बंसी लाल जी का नाम सुना होगा। बंसी लाल जी भी उसी गांव के दामाद थे। बंसी लाल जी की बीवी जो पत्नी थी वो उसी गांव की थी जिस गांव की सोनाली ढाका, जो उसका शादी के पहले नाम था, शादी करने के बाद फोगाट हो गई। तो जिस गांव से सोनाली ढाका आती थी उसी गांव में बंसीलाल का ससुराल था, और बहुत से नेता वहाँ से निकले हैं। वहाँ पे कुछ बहुत चलता है जात का, गोत्र का, इस किस्म का। जो इनका जो गोत्र है, जो मुझे बता रहे थे वहाँ से, इनके गांव से कुछ लोगों के फ़ोन आए थे मुझे, वो कुछ नाम भी ले रहे थे कि उन लोगों में, उस ख़ास गोत्र के लोगों में इनकी फैमिली की बहुत पैंठ है, बहुत रिस्पेक्ट करते लोग इनकी। तो कहीं ना कहीं वो बात हरियाणा में ये बहुत चलता है, जात पात का चक्कर, जो नहीं चलना चाहिए। ये आदमी उस गोत्र का है, उसको वोट डालो, जो उसका है उसको डालो। हालांकि तकरीबन हर स्टेट में चलता है, लेकिन कुछ ये राजस्थान और हरियाणा में ये काफ़ी इस चीज़ की मान्यता है कि इनकी हर गोत्र की अपनी अपनी देवी देवता भी हैं जिनकी ये लोग पूजा करते हैं। तो ये काफ़ी हद तक उनका जो गोत्र का नेटवर्क है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। और कहीं ना कहीं वो आज जब वो अंतिम संस्कार के समय पे इतने लोगों का इकट्ठा होना, उस उनकी जात बरादरी और गोत्र के लोगों का इकट्ठा होना अपने आप में एक आने वाले वक्त में सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा कर सकता है। अब देखना ये भी होगा कि आने वाले दिनों में ऑपोजिशन पार्टीज इस सस्पेंस को लेके, इस केस को लेके किस किस्म की नई रणनीति बनाते हैं और इसको एक कंस्पिरेसी बना के किस तरीके से पॉलिटिकल रोटियां सेकने की कोशिश करेंगे। तो जो हमने 2 दिन में कहा था कि ये प्योर सुइसाइड नहीं है या हार्ट अटैक नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, ये एक मर्डर है, और ये 2 दिन में हमारी सब बातें सही निकली। ये एक जो ग्राउंड लेवल पे हमारे जो लोग बैठे थे, जो हमारी टीम के मेंबर नहीं हैं, हमारे मुलाजिम नहीं हैं, सिर्फ हमारी चैनल देख के एक श्रोता की तरह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं एक बार फिर उन सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, और आने वाले दिनों में आशा करता हूं कि इसी तरह वो हमारी चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल एक नया किस्सा कहानी लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।